आज के ललन टॉप शो में हम विस्तार से बात करेंगे मणिपुर के बारे में। राज्य में राजनीतिक संकट के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, लेकिन अब हिंसा फिर से शुरू हो गई है। एक रेडिकल आउटफिट और सुरक्षा बलों के बीच केंद्र में है एक भ्रष्ट पूर्व पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे शुरू हुआ हिंसा का ये नया सिलसिला। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दिल्ली में होने की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या वो कोई बड़ी मुलाकात यहाँ करने वाले हैं, और क्या इस हिंसा का कोई अंत नजर आ रहा है? इसके बाद हम बात करेंगे इंदौर कपल केस की। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था? राज कुशवाहा से शादी के लिए वो घर वालों को किस तरह से मनाने वाली थी? इस संबंध में कुछ जानकारियां आई हैं। राजा के घर वाले सोनम के घर वालों पर आरोप क्या लगवा रहे हैं? राज कुशवाहा के घर वालों ने क्या खुलासे किए हैं? इन सब के बीच मेघालय पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? राजा रघुवंशी हत्याकांड से इतर मेघालय सरकार ने और किस तरह की कार्रवाइयों की बात कही है? आज के शो में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेंगलुरु भगदड़ पर भी बात करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य की कांग्रेस सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी से भी सवाल पूछे गए हैं चुनाव आयोग की ओर से। इसका भी ब्यौरा हम देंगे और जाते जाते जानकारी देंगे मनरेगा पर आए एक जरूरी अपडेट के बारे में। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Sharda University and Sonata. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बड़ी खबरों पर चर्चा भी करेंगे। पहले आप स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो देखिए। कार्गो शिप यानी मालवाहक जहाज समुद्र में बीचों बीच खड़ा है। आग लगी हुई है जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। सिंगापुर के इस जहाज जिसका नाम है MV1503, उसमें 9 जून को तब आग लगी जब वो केरल के पास से गुजर रहा था। ये जहाज कोलंबो से मुंबई जा रहा था। 18 में से 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है, 4 लापता हैं। खबरें हैं कि जहाज लगातार झुकता जा रहा है। कुछ कंटेनर समुद्र में गिर गए हैं। इन कंटेनर्स में ज्वलनशील और जहरीले रसायन हैं। शायद इसी वजह से आग बुझाए नहीं बुझ रही और अभी तक आग लगने की वजह भी साफ नहीं हुई है। कोस्ट गार्ड तमाम एहतियात बरत रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल पोत और एयर ड्रॉप उपकरण तैनात किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि जहाज में जेट फ्यूल या बंकर ऑयल रहा होगा। ये समुद्र में फैल सकता है और केरल तट की मछली पालन व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. अब मणिपुर की बात करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन हालात अब भी ठीक नहीं हैं। कुछ दिनों की शांति के बाद सड़कों पर बैरिकेड्स, गोलियां, आग और पत्थर लौट आए हैं। कुछ ऐसा ही मंजर 7 जून को नजर आया जब मणिपुर हिंसा की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और CBI ने कुछ गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। इनमें जिस नाम पर हंगामा शुरू हुआ वो नाम था कनन सिंह का। कनन सिंह यानी रेडिकल मैतेई ग्रुप अरमबाई टेंगोल का एक टॉप लीडर। अरमबाई टेंगोल एक मिलिशिया है, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो हुआ ये कि सुरक्षा बल अरमबाई टेंगोल के टॉप लीडर कनन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए इम्फाल में थी। इसी समूह के 4 और लोगों को गिरफ्तार किया जाना था। जैसे ही खबर फैली, समूह के सदस्य सड़कों पर आ गए। मणिपुर के घाटी वाले इलाके में गोलियां चली। सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले किया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों की गाड़ियां भी जला दी गईं। लोग घायल हुए। इनमें पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल भी शामिल थे, लेकिन कनन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। असम राइफल्स, CRPF और मणिपुर पुलिस, मणिपुर कमांडोज ने मोर्चा संभाला। हिंसा नहीं थमी। मैतेई समुदाय की महिलाओं के समूह मेरा पाइबी ने भी मशाल लेकर के प्रदर्शन किया। मिलिशिया अरमबाई टेंगोल के युवाओं ने सड़कों पर मार्च निकाला। धमकी दी कि हमारे नेता को रिहा करो वरना हमें भी गिरफ्तार करो, ऐसा नहीं किया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। स्थिति और बिगड़ी। राज्य प्रशासन ने घाटी के 5 जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। जिन जिलों में कार्रवाई हुई वो हैं इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर, काकचिंग और थोबल। ध्यान रहे कि ये सारे जिले मैतेई बहुल घाटी के इलाके में आते हैं, लेकिन इस निषेधाज्ञा के बाद भी घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी रहे, अभी भी जारी हैं। जानकारी के मुताबिक 9 जून की रात को इम्फाल ईस्ट जिले के खुराई लैमलोंग इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प हुई। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, रबड़ की गोलियां चलाईं। प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी में आग लगा दी। थौबल और काकचिंग जिले में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। रोड ब्लॉक्स और टायर जलाए गए। इम्फाल वेस्ट जिले में अज्ञात लोगों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं। बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल में झड़प के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं।
यानी हिंसा का ये अध्याय सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच का है। इस बीच कनन सिंह और बाकी 4 आरोपियों को गुवाहाटी में रखा गया है। जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से एक विस्तृत बयान जारी किया गया था। उसमें लिखा था, साल 2023 की मणिपुर हिंसा से संबंधित बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों में सिंह का हाथ है। हमने ये गिरफ्तारी इम्फाल एयरपोर्ट से की है। आरोपी के परिवार को जानकारी दे दी गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर ट्रायल गुवाहाटी में शिफ्ट कर दिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच जारी है। मतलब एजेंसी ने हिंसक गतिविधियों में कनन सिंह के शामिल होने की बात कही है। ऐसे में कनन सिंह और आरंबाई टेंगोल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। आरंबाई टेंगोल का अर्थ बर्छीधारी घुड़सवार सेना। साल 2020 में इस संगठन की शुरुआत एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में हुई। एजेंडा था मैतेई समुदाय के अधिकारों, संस्कारों, संस्कृति की रक्षा करना। इस संगठन की अधिकांश गतिविधियां मणिपुर के घाटी वाले इलाकों में महदूद रहीं, क्योंकि इसी इलाके में मैतेई समुदाय के लोग ज्यादा रहते आए हैं। मई 2023 में जब कुकी और मैतेई समुदाय में हिंसा शुरू हुई, तब आरंबाई टेंगोल ने हथियार उठाए। कुकी समुदाय के लोगों से सीधा संघर्ष उनका शुरू हुआ। आरंबाई टेंगोल के लोगों पर इल्जाम लगे कि उन्होंने मणिपुर पुलिस की आर्मरी में लूटपाट की। हथियारों और एम्यूनिशन को उन्होंने हासिल किया, जिनका आगे चल करके हिंसा में इस्तेमाल हुआ। मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों में आरंबाई टेंगोल का नाम लिखा गया। वहीं कुकी समुदाय के लोगों ने इल्जाम लगाए कि आरंबाई टेंगोल के लोगों ने कुकी समुदायों के घर जलाए, उनके घरों के लोगों की हत्याएं की और मणिपुर पुलिस मूक दर्शक इस दौरान बनी रही। ये उनके आरोप रहे। 2 सालों से चल रही इस हिंसा में आरंबाई टेंगोल ने केंद्रीय भूमिका निभाई। जानकार बताते हैं कि इस संगठन ने पहले से चल रहे मैतेई मिलिटेंट ग्रुप्स को रिप्लेस कर दिया, अपनी जगह बना ली। सूत्रों की माने तो घाटी के इलाके के 80,000 से ज़्यादा युवा इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं। उनका कहना है कि आरंबाई टेंगोल ने उनके अधिकारों की रक्षा की है, उनके हितों का बचाव किया है। लेकिन आरंबाई टेंगोल की पहुंच और साख की चर्चा तब और तेज हुई जब साल 2024 में इम्फाल में मौजूद कांगला फोर्ट से तस्वीरें सामने आई। कांगला यानी मणिपुर के राजा का राजमहल। इन तस्वीरों में दिख रहा था कि आरंबाई के बुलावे पर 30 से ज़्यादा विधायक, सांसद और नेता कांगला पहुंचे हुए थे और आरंबाई नेता कोरंगानबा खुमान की अध्यक्षता में मणिपुर के भविष्य को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। ये कोरंगानबा खुमान कौन है? आरंबाई का प्रमुख। इसकी तस्वीरें हैं हथियार लेकर के मणिपुर की सड़कों पर घूमते हुए, टहलते हुए, आरंबाई से जुड़े लड़कों को ट्रेनिंग देते हुए, उस पर सुरक्षा बलों को हमला करने और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का अपहरण करने और राजधानी इम्फाल में उनके आवास पर गोलीबारी करने के लिए उसका नाम कम से कम 3 FIRs में मौजूद है। अब जानते हैं कि ये कनन सिंह कौन है। ये तो पता ही है कि आरंबाई के शीर्ष नेताओं में से एक है, खुमान का जूनियर। लेकिन मार्च 2025 तक वो मणिपुर पुलिस में कांस्टेबल था। इल्जाम लगा कि म्यांमार से हथियारों की स्मगलिंग कर रहा था। सर्विस से बर्खास्त किया गया उसको और फिर वो आरंबाई का फुल टाइम मेंबर बन गया। इस बीच खबरें आई कि 8 जून को मल्टी पार्टी विधायकों का डेलीगेशन राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिला था। इम्फाल ईस्ट से बीजेपी विधायक खोंग बंगतम इबोमचा ने कहा कि पूछताछ के बाद आरंबाई टेंगोल के इन सदस्यों को रिहा कर देना चाहिए। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक एक्स पोस्ट में लिखा था, आखिर मणिपुर में शांति क्यों नहीं स्थापित हो पा रही? ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इससे पीछे हटने का मतलब है देश के प्रति अपने कर्तव्यों से पीछे हटना। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह दिल्ली में हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है या हो चुकी है। और ये खबरें ऐसे समय पे आ रही हैं जब आरंबाई टेंगोल ने 10 दिनों का बंद बुलाया हुआ है और कई मैतेई समूहों ने बीजेपी विधायकों को अल्टीमेटम दिया हुआ है, जिसमें उनसे से जल्द सरकार बनाने को कहा गया है। आप जानते ही हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है और उसके लागू होने के ठीक पहले तक एन बीरेन सिंह खुद मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति शासन लगने के साथ वहाँ की विधानसभा को सस्पेंड किया गया, भंग नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में सरकार के गठन के लिए फिर से चुनाव नहीं कराए जाते। पहले से मौजूद विधानसभा में बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ऐसे में मणिपुर के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा करके पॉपुलर गवर्नमेंट को स्थापित किया जाए। धमकी ये कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये समूह इन विधायकों के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसी स्थिति में बीरेन सिंह और अमित शाह की मुलाकात की इस खबर को अहम माना जा रहा है। अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। पुलिस ने धरपकड़ बहुत ज्यादा तेज पकड़ ली है और
350 से ऊपर लोग जो हैं वो एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में अरेस्ट हुए हैं मणिपुर में, मेजरली वैली डिस्ट्रिक्ट्स में। और पुलिस जो है पहले इनिशियली उन्होंने एक उनको एमनेस्टी दिया था कि आप इसमें वेपन सरेंडर करिए, पर जब वो एमनेस्टी पीरियड पूरा हो गया तो उसके बाद पुलिस जो है ऑपरेशंस कर रही है। तो लोगों में वो था कि जो इन ग्रुप्स जैसे ये ग्रुप्स इनके में वो था कि हम हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना, कि जो कि शुरुआत में मणिपुर में नहीं हुआ। अगर उस समय ही पुलिस जो है बहुत सख्ती से काम लेती और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशंस, अगर वो एक्शन लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। पर अब जो है प्रेसिडेंट्स रूल के पास, ऐसा मेरा मानना है कि पुलिस जो हत्ती बरत रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला गया है कि आप बिल्कुल भी मतलब झुकिए नहीं प्रोटेस्ट के दबाव में। और उनको ये तक भी कहा गया कि आप जेसीबीज यूज करिए, फोर्स यूज करिए, और जिन लोगों ने जबरदस्ती बैरिकेड कर रखा है रास्तों को, पत्थर लगा रखे हैं या फिर दूसरी बाधाएं कर रखी हैं, उन सबको हटाइए। तो एक जो है एक लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं मणिपुर में हो रही है। अगर आपको मणिपुर में हिंसा की पृष्ठभूमि समझनी है और ये पूरा मामला और गहराई से समझना है तो आप ललन टॉप शो का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। साथ ही हमारे फाइनल रिपोर्ट का वो अंक भी देख सकते हैं जहां हमने ग्राउंड से इस पूरे अध्याय को विस्तार से डिस्कस किया था। उम्मीद है कि राज्य में शांति दोबारा बहाल होगी। इसी उम्मीद के साथ पहली बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस की देश भर में चर्चा है। पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी फिलवक्त मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। मेघालय पुलिस 9 जून की रात गाजीपुर पहुंची। वहां सोनम का पहले मेडिकल कराया गया, फिर उसे सीजेएम कोर्ट यानी न्यायिक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मेघालय पुलिस को सोनम की 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड दे दी। ट्रांजिट रिमांड जब जारी होती है जब एक राज्य में केस दर्ज होने के बाद आरोपी को किसी दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया जाता है। ट्रांजिट रिमांड के बाद सोनम को बिहार के रास्ते मेघालय ले जाया गया, लेकिन इस बीच सोनम ने कहा कि उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर में ढाबे पर कैसे पहुंची और उसे वहां कौन लाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम का दावा है कि उसे नशीली चीजें दी गई जिससे वो बेहोश हो गई थी। इस बीच पुलिस गाजीपुर के उस ढाबे के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जमा करने में जुटी है। अभी तक पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता लगा हो कि कोई और उसे वहां लेकर के आया था। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मेघालय पुलिस को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा है, राजा रघुवंशी के मर्डर केस में कई दावे और आरोप सामने आ रहे हैं। सवाल अभी भी बने हुए हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या का मकसद क्या था, कैसे हत्या की साजिश रची गई और कौन कौन इसमें शामिल था। इन्हीं सब सवालों के बीच सोनम और राज कुशवाहा के बीच हुई चैट सामने आई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सोनम की शादी के 3 दिन बाद ही राजा की हत्या की साजिश रची गई थी। ये भी कि राजा का करीब आना सोनम को पसंद नहीं आ रहा था। इस बीच राज कुशवाहा के साथ साथ हत्याकांड के अन्य आरोपियों के बारे में और जानकारियां भी सामने आई हैं। राज कुशवाहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कुछ साल पहले इंदौर आकर के रहने लगा था। पहले गोविंद नगर में किराए पर रहता था, फिर सोनम के पिता की फैक्ट्री में उसको काम मिल गया तो बाणगंगा के पास ही किराए पर मकान उसने ले लिया। सोनम का राज कुशवाहा के साथ करीब 4 महीने पहले से ही प्रेम संबंध बना था। विशाल चौहान जो राज का अच्छा दोस्त है और उसी के मोहल्ले में रहता है, रैपिडो चलाता है और अपने परिवार के साथ रहता है। आकाश राजपूत बेरोजगार है और वो भी राज के ही मोहल्ले में रहता है। आज तक के रवीश पाल सिंह ने सूत्रों के हवाले से ये बताया है, ये खबर दी है कि राज के दोस्त विशाल और आकाश दोनों ही गरीब परिवारों से आते हैं। सोनम ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें पैसों का लालच दिखा करके प्लान का हिस्सा बनाया और राजा की हत्या के बदले में 10 लाख के करीब रुपए देने का वादा किया। उधर राज कुशवाहा के घर वालों के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि राज सोनम को दीदी बोलता था।
मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसको मेरे भैया, हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। आज तक के अरविंद ओझा के इनपुट्स कहते हैं कि सोनम और राजा रघुवंशी ने हनीमून के दौरान कोई फोटो कोई तस्वीर अपलोड नहीं की, जबकि मर्डर के फौरन बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से दोपहर 2:15 पर पोस्ट किया। पुलिसिया जांच में यह भी सामने आया है कि सोनम कुछ समय तक विधवा के रूप में रहना चाहती थी और फिर अपने परिवार को राज कुशवाहा से शादी के लिए मनाने की कोशिश करने वाली थी। और क्या पता चला, जानते हैं शम्स ताहिर खान से। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद, शुरुआती पूछताछ के बाद जो सच्चाई सामने आई है वो ये है कि राजा रघुवंशी का कत्ल 23 मई को ही दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान हो चुका था और वो उसी जगह जहां वो ट्रैकिंग के लिए गया था 3000 स्टेप नीचे जाकर। और इत्तेफाक की बात है ये कि 12:30 से 1:30 के दरमियान यह कत्ल हुआ और ठीक 1:30 बजे राजा रघुवंशी की माँ यानी सोनम की सास का सोनम के मोबाइल पर फ़ोन आता है और वो ऑडियो हर जगह मौजूद है। और उस बातचीत में सोनम बाकायदा ये बता रही है कि वो कहीं झरना देखने आई है, काफ़ी चढ़ाई है, वो हाँफ भी रही है और उस फ़ोन पर वो हंस भी रही है, कम से कम 3 बार हंसती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पत्नी जिस करीब आधे घंटे पहले अपने पति का कत्ल करके आई है, फ़ोन पर सास से बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही है, बल्कि हंस रही है। इस कत्ल के बाद जो तीनों सुपारी किलर थे वो शिलोंग छोड़ देते हैं और वहाँ से गुवाहाटी पहुँचते हैं सड़क के रास्ते, पर वो तीनों अकेले जाते हैं, सोनम उनके साथ नहीं थी। इसके बाद सोनम 23 मई को ही शिलोंग से निकलती है और सड़क के रास्ते गुवाहाटी पहुँचती है। वहाँ से वो ट्रेन पकड़ती है इंदौर के लिए। जिस सोनम को पूरे शिलोंग में ढूंढा जा रहा था वो राजा रघुवंशी के कत्ल के 48 घंटे बाद यानी 25 मई को इंदौर में थी। उसी इंदौर में जहाँ से 5 दिन पहले यानी 20 मई को गुवाहाटी होते हुए शिलोंग गई थी हनीमून मनाने के लिए। वहाँ पर राज कुशवाहा ने उसको एक किराए के कमरे में रखा। तब तक ये खबर मीडिया में भी नहीं थी और इसीलिए सोनम या राजा की कोई तस्वीर ना अखबारों में, ना टीवी पे, ना सोशल मीडिया पे कहीं नहीं थी। 26 मई को जब सोनम और राजा के भाई शिलोंग पहुँचते हैं, पहली बार पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। 2 जून को जब लाश मिलती है राजा की, तब यह हर तरफ खबर सुर्खियों में थी और अब सोनम और राजा की तस्वीरें हर जगह तैर रही थी। तब सोनम के लिए इंदौर में रुकना ख़तरनाक हो गया था। इसी के बाद राज कुशवाहा एक अपने जानने वाले ड्राइवर को हायर करता है और एक गाड़ी के ज़रिए सोनम को इंदौर से निकालकर यूपी भेज देता है। यूपी में चूँकि राज कुशवाहा के बहुत सारे रिलेटिव और दोस्त थे तो वहाँ सोनम को छुपाना मुश्किल नहीं था। सोनम वहीं रहती है, पहले वाराणसी फिर आसपास, और आखिरकार जब उसे बाकी के 4 गिरफ्तारी के बारे में खबर मिलती है 8 जून को, तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं था छुपने का, क्योंकि भांडा फूट चुका था। और फिर 9 जून की रात 2 बजे वो अचानक गाज़ीपुर के एक ढाबे पर आती है, ढाबे वाले से फ़ोन लेती है, अपने भाई को अपने ज़िंदा होने का पता बताती है और फिर गिरफ़्तार हो जाती है। तो जिस सोनम की तलाश में मेघालय पुलिस ने ज़मीन आसमान एक किया हुआ था, वो असल में उसी शहर में थी जिस शहर से वो 5 दिन पहले निकली थी। कत्ल के सिर्फ 5 दिन बाद वापस आ चुकी थी। ये तो आपने राजा रघुवंशी मर्डर केस के पिछले 24 घंटे के अपडेट्स जाने। इसी बीच मेघालय का शीर्ष नेतृत्व अपने राज्य में हुई इस हत्या के केस को सुलझा लेने का दावा कर रहा है। साथ में ये अपील भी कि मेघालय के राज्य और उसके पर्यटन को खामखा बदनाम न किया जाए। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक एक कदम और आगे गए। उन्होंने कहा, राज्य की छवि खराब करने के लिए राजा और सोनम के परिवार को मेघालय की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। Now we are seeking from the government, we are seeking the apology from the family member for the tarnishing the image of the state of Meghalaya and the people of Meghalaya. We are the people of Meghalaya, we demand the apology or otherwise we have to file the defamation case against them. सोनम और अन्य आरोपी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी तो और भी जानकारियां सामने आएंगी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। दर्शकों को हर ज़रूरी अपडेट इस पर देते रहेंगे। चलते हैं अब सुर्खियों की ओर।
अब बात राहुल गांधी की करते हैं, जो महाराष्ट्र चुनाव के बाद से चुनाव आयोग के तौर तरीके के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी आया है। इंडिया टुडे रिपोर्टर ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने इस बारे में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर है तो राहुल गांधी ने आयोग से मिलने का समय क्यों नहीं मांगा। रिपोर्ट बताती है कि चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को एक पत्र लिख करके कांग्रेस को अपना जवाब दिया था। इस जवाब को आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। आयोग ने कांग्रेस से सभी बूथों पर अपने एजेंट्स नियुक्त करने को कहा ताकि चुनावी प्रक्रिया में वो हिस्सा लें। अगर कांग्रेस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेती तो उन्हें कानूनी रूप से नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLOs पर भरोसा करना होगा। अगली सुर्खी, अब कर्नाटक की बात करते हैं, जहां RCB की विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ को लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल पूछे थे। कोर्ट ने 7 तारीख को कुल 9 सवाल पूछे थे, जिनके जवाब में 10 जून तक देने के लिए उनको कहा गया था। मसलन जीत का जश्न मनाने का फैसला किसने किया, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए क्या कोई अनुमति ली गई थी, इसके अलावा क्या इस तरह के आयोजन के लिए कोई SOP तैयार किया गया था। इन सवालों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने समय मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में देगी। वहीं इस भगदड़ से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है। मालूम हुआ है कि RCB की जीत के बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने खिलाड़ियों को राजभवन में सम्मान समारोह के लिए बुलाया था। इंडिया टुडे के नागार्जुन द्वारकानाथ ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को बताया कि ये इवेंट राजभवन की जगह विधान सौधा में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आधिकारिक तौर पर राज्यपाल गहलोत को विधान सौधा में निमंत्रित किया। हालांकि ये मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के पहले के बयान के उलट है। इसमें उन्होंने कहा था कि ये सम्मान समारोह सरकार का आयोजन नहीं है और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्यपाल को आमंत्रित किया था। अब बात मनरेगा में खर्चे की लिमिट की करते हैं। ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को रोजगार देने की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा पर केंद्र सरकार ने खर्च सीमा की पाबंदी लगा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मनरेगा के तहत होने वाले खर्च को कुल वार्षिक आवंटन का 60% तक सीमित कर दिया है। यानी मनरेगा के लिए जो बजट 1 साल के लिए निर्धारित किया गया था, वो साल के पहले 6 महीने में सिर्फ 60% ही खर्च किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मनरेगा में कोई खर्च सीमा नहीं थी। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को बताया कि अब इस योजना को मासिक या त्रैमासिक व्यय योजना के तहत लाया जाएगा, जो खर्च को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। इससे खर्च को महीने या 3 महीने के अंतराल पर ट्रैक और कंट्रोल किया जाएगा। अब तक मनरेगा को इससे छूट दी गई थी। शुरुआत में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा को इस MEP QEP योजना के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन आखिरकार वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।